मैं डॉक्टर रामचंद्र यादव, ग्राम सिकंदरापुर, जनपद बलिया का निवासी हूँ। मैं गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से BMS की परीक्षा उत्तीर्ण कर सन 1972 में मैं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कबीरगंज पीलीभीत में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के पद पर नियुक्त हुआ हूँ और मैं लगभग 1.5 साल तक कबीरगंज में चिकित्सा अधिकारी के पद पर रह कर वहाँ की सेवा की है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि पीलीभीत जनपद तराई क्षेत्र में आता है और वहाँ पर हमने लगभग 1.5 साल तक वहाँ के लोगों को होम्योपैथिक चिकित्सा विधि से अच्छी खासी सफलतापूर्वक हमने चिकित्सा की है। इसके बाद मेरा स्थानांतरण जनपद इलाहाबाद में हो गया। 1974 में मैं इलाहाबाद में आ गया। इलाहाबाद में मैं शोभना भसेड़ी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में करीब 1.5 साल तक रहा। इसके बाद राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय नारीवाली इलाहाबाद, जो मध्य प्रदेश का एकदम बॉर्डर है, वहाँ पर मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हुआ। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ लोग होम्योपैथी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन ठीक मार्केट में ही राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय था और उसमें मैंने बड़ी मेहनत करके करीब लगभग 5 साल तक मैं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा की। और वहाँ से मैं 1982 में जब मैं यहाँ पर इलाहाबाद प्रयाग में जब मेला लगा, अर्धकुंभ लगा, तो इसमें मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हो गया। और मैं स्वयं प्रभारी अधिकारी तो कोई दूसरा आदमी बना था, लेकिन पूरा व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी और मैंने इसका अच्छा तरह संचालन किया। लास्ट में मेला के लास्ट में मुझको नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। इसके बाद मैं हमारी पोस्टिंग हमारे कार्यों को अच्छी तरह संचालित करने की व्यवस्था को देखकर निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अभिनाव चंद्र सक्सेना ने हमको जिला अस्पताल मोतीलाल नेहरू जिला अस्पताल इलाहाबाद में तैनात कर दिया। मैं वहाँ पर लगभग 2 साल तक मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात रहा। इसके बाद मुझे विवेकानंद हॉस्पिटल वाराणसी में तैनात किया गया। मैं लगभग 6 महीने तक विवेकानंद हॉस्पिटल वाराणसी में चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं तैनात रहा। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में होम्योपैथिक चिकित्सालय नया रूप में खोला गया और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं चिकित्सा अधिकारी तैनात हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं बहुत दिन तक रहा। इसके बाद वहाँ से 90 में ही हमारा प्रमोशन जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में हुआ और मेरी तैनाती इलाहाबाद में ही हुई। उस समय मैं हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था। हरिद्वार में भी मैं 3 बार नोडल ऑफिसर होम्योपैथी उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बनाया गया। 1986 में, 1992 में, 1998 में मैं नोडल अधिकारी होम्योपैथिक का रहा और लगभग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक मैं होम्योपैथी डिपार्टमेंट का पूरी संचालन अच्छी तरह से संचालन किया, जिसमें हम उस होम्योपैथिक अस्पताल 10-10 होम्योपैथिक अस्पताल पूरे मेले में संचालित हो रहे थे। उसके बाद मुझको पुनः देहरादून का जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी बनाकर वहीं से 1992 में ही भेजा गया और मैं वहाँ तक मैं 93 में रहा और 94 में जब नई सरकार बनी
तो मैं पुनः इलाहाबाद में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं पुनः स्थानांतरित हो गया और मैं यहाँ का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद मैं लगातार यहाँ पर जिला होम्योपैथिक अधिकारी के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करता रहा और हमारे समय में ही इलाहाबाद में शहरों में शहर के आसपास काफ़ी होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जा चुके हैं और मैं यहाँ रहा और सबका संपन्नतापूर्वक संचालन किया। इसके बाद 2000 में जब मैं यहाँ 25 साल तक लगातार रहा तो इसके बाद मेरा स्थानांतरण किया जाना जरूरी हो गया था। तो मैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर का बनाया गया। 2000 में कानपुर नगर का जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं कार्यभार ग्रहण कर लिया। 2000 से मैं जब 2 साल हमारा रिटायरमेंट रह गया तो इसके बाद मुझको 3 महीने के लिए फतेहपुर का जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया। मैं 3 महीना फतेहपुर भी मैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय का चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके बाद हमको पुनः उन्नाव का जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी बना दिया गया। मैं लगभग 2 साल तक उन्नाव का जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी बन करके मैं वहाँ की होम्योपैथिक चिकित्सालयों को बहुत कायदे से सुदृढ़ किया और वहाँ अपना काम देखा। इसके बाद 2007 में मैं 30 जून को वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया और निवृत्त हो करके मैं जनपद इलाहाबाद में ही अपना निवास स्थान बनाया और जनपद निवास स्थान में ही मैं रहता हूँ। ओम गायत्री नगर, चांदपुर सलौरी, इलाहाबाद में मेरा निवास स्थान है और मैं यहाँ पर आ करके अपने घर पर ही एक क्लिनिक, छोटी सी क्लिनिक बना करके या तमाम लोगों की सेवा करता रहा। यहाँ कम से कम मैंने 20-25 हज़ार मरीजों को यहाँ भी मैंने देखा और अब भी चिकित्सा सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ केवल बताना चाहता हूँ कि जो लोग, हिंदुस्तान तो गांव का ही ज़्यादातर आबादी है, गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं कुछ उचित सलाह देना चाहता हूँ। गांव में रहने वाले लोगों को कहीं भी छोटी मोटी चोट लग जाए, कुछ कट पिट जाए तो वहाँ पर चिकित्सालय की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, बहुत दूर दूर हैं। तत्काल जो है अगर किसी का कट जाए, पिट जाए, इंजरी हो जाए, किसी तरह की हो जाए तो मैं आप लोगों को ये सलाह देता हूँ होम्योपैथिक चिकित्सा विधि से एक उपचार के लिए कि आप उसको तुरंत जहाँ भी कट जाए, पिट जाए तो वहाँ पर ये जो गेंदे का पौधा होता है, फूल होता है, चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे उसके फूल हो, चाहे उसके कंछियाँ हों, आप उसको तुरंत तोड़ें और तोड़ करके जहाँ घाव हो जाए या ब्लड जहाँ निकल रहा है उसको तुरंत रगड़ें, मालिश करें उस पर। अगर उसको आपने मालिश कर देंगे तो सेप्टिक नहीं होगा। ध्यान बस इसको रखना है कि 3-4 दिन या हफ्तों भर उसको उसी तरह से मालिश करना होगा। इस बात का बस ध्यान रहे कि उसको पानी ना पड़े। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपके पास गेंदे का फूल उपलब्ध ना हो, तुलसी का पौधा हो, तो तुरंत आप तुलसी के पौधे के पेड़ से आप पत्तियां तोड़ लें और उसको उसी तरह से फिर रगड़ें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें पानी उस पर ना पड़े। उसको आप 1-8 हफ्ते रगड़ दें तो सेप्टिक नहीं होगा और घाव भी ठीक हो जाएगा। अगर तुलसी का पत्ता भी उपलब्ध ना हो तो आप वहाँ नीम के पौधे, तमाम देहातों में नीम के पौधे भी होते हैं, नीम की आप पत्ती तुरंत तोड़ लीजिए और तोड़ करके उसको रगड़िए और उसको रगड़ दीजिए और उसी तरह से या रगड़ के लगाइए या तो पीस के लगाइए। आप उसको लगाते रहें और उसको पानी वानी ना पड़े, वो 3-4 दिन में अपने आप सूख जाएगा। अगर नीम की पत्ती भी संभव ना मिले, अगर सिरफल का पत्ता, कोई और पत्ता ना मिले तो सिरफल का पत्ता अगर मिल जाता है वहाँ उस समय, तो उसको भी उस घाव पर तुरंत रगड़िए और उसी तरह लगाइए जैसे आप तुलसी के पत्ते लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया है, या गेंदे के
जो भी मैंने बताया है उसको उसी तरह से आप रगड़ सकते हैं। इससे कोई भी घाव सेप्टिक नहीं होगा और टिटनेस का डर खत्म हो जाएगा। अगर कोई विशेष ज़्यादा चोट हो, विशेष बात हो, तब आप डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ होम्योपैथिक की, जो आपके काम के लिए है। अगर किसी भी आदमी को बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से चोट लग जाए, घाव स्वेलिंग में आ जाए, घाव खुला ना हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ अर्निका मांड 30 में एक दवा आती है। आप 30 का ले करके सुबह दोपहर शाम आप खरीद लें दवा अर्निका मांड, लिक्विड में खरीद लें, और 1 बूंद सुबह दोपहर शाम आप 1 आध हफ्ते ले सकते हैं, जब तक कोई स्वेलिंग धीरे धीरे गायब ना हो जाए। दूसरी दवा है, अगर कहीं कट पिट जा रहा है, कट पिट जाने पर स्किन अगर कट जा रहा है और ब्लड आ जा रहा है, तो टिटनेस होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो एंटी टिटनेस के लिए आप एक मेडिसिन आती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आप 30 का ले लें, डाइल्यूशन में खरीद लें, और उसको आप 2 दिन 1-1 बूंद जो है सुबह दोपहर शाम ले लें। इसके बाद 2 दिन के बाद फिर उसको छोड़ दें। घाव सूखने के लिए आप कैलेंडुला 30, एक मेडिसिन कैलेंडुला आती है जो गेंदे से बनती है, आप कैलेंडुला 30 ले लें और उसको 1 हफ्ता सुबह दोपहर शाम 1-1 बूंद आप ले लें। वो घाव बिल्कुल सूख जाएगा, पकेगा ही नहीं, बशर्ते ये है कि आप पानी वानी न लगाएं उस पर। तीसरी एक मेडिसिन है, अगर कहीं भी आपको हड्डी उड्डी में चोट लग जाए, हड्डियों में कहीं चोट लग जाए, कोई बहुत बड़ी हड्डी में पेन होने लगे, मान ली कोई, तो उसके लिए एक मेडिसिन है हड्डी के लिए, तो रूटा और सिम्फाइटम। रूटा और सिम्फाइटम आप दोनों दवाएं ले सकते हैं अल्टरनेट करके 30 का, क्योंकि उसके साथ अगर हड्डी में चोट है तो टेंडन में भी चोट लग सकती है। तो ये 2 टेंडन के लिए भी वो दवा है, तो दोनों आप अल्टरनेट करके ले सकते हैं। आप 1-आध हफ्ते ले लीजिए तो दर्द चला जाएगा, आराम मिल जाएगा आपको। इसके बाद में और कोई मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैंने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है। अब जो भी मेरा वीडियो बनेगा वो शॉर्ट में बनेगा, और आप लोगों को उसमें अच्छी चीज़ सुझाव दिए जाएंगे, मेडिसिन के बारे में बताए जाएंगे, डिजीज़ के बारे में बताए जाएंगे, क्या आपको करना है उसके बारे में बताए जाएंगे। और इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई मेरा पहला वीडियो है लॉन्च कर रहे हैं, अगर ये पसंद आवे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दूसरा वीडियो इसके बाद मैं लॉन्च करूँगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे, वीडियो में लॉन्च कर देंगे। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में हमसे आप पूछ सकते हैं, मुझको दिक्कत नहीं है। बहुत मामूली फ़ीस होगी, आपको वीडियो में लॉन्च करके बता दिया जाएगा। और जब आप चाहें, जिस समय चाहें, टाइम की कोई बाइंडिंग नहीं है, जब चाहें हमसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।